हेलो विद्यार्थियों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी विद्यार्थियों का राजेंद्र आर्ट्स क्लासेस के इस एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हमारी कक्षा 10वीं में जो सेक्शन भूगोल है उसकी आज 4th क्लास होने जा रही है। और बच्चों, 4th क्लास में आज हम जो प्रश्न रह गए हैं उन प्रश्नों की बेहतर तैयारी करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने एक क्वेश्चन देखा था कि मृदा अपरदन कहती है, किसे कहती है। ध्यान से सुनना आप, बेटी तुम अपना काम करो। एक प्रश्न हमने बच्चों देखा था, पिछला जो प्रश्न था वो 11वें नंबर का प्रश्न था। पिछली क्लासेस यदि आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। प्रश्न था कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। ये प्रश्न बच्चों हमने पिछली क्लासेस में देखा था। आज उसी के आगे हमारे जो आगे के प्रश्न होंगे उसी के आगे हम लोग देखने वाले हैं विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न में हमने आपको आंसर भी बताया था कि मृदा अपरदन का मतलब है कि मृदा का कटाव। मृदा मतलब मिट्टी, मृदा का मतलब है मिट्टी, और अपरदन का मतलब होता है कटाव। जहाँ पर मिट्टी का कटाव हो, जहाँ पर मिट्टी का कटाव हो वो क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। जहाँ पर विद्यार्थियों मिट्टी का कटाव होता है वहाँ पे क्या कहते हैं, हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब मिट्टी का कटाव जब पानी द्वारा या वायु द्वारा मिट्टी का कटाव हो रहा हो, एक स्थान से बहकर मिट्टी दूसरे स्थान पर चली जाती हो, एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर मिट्टी चली जाती हो, वो क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों, मृदा अपरदन कहलाता है। तो ये प्रश्न मैंने पिछली कक्षा में आपको बता दिया था। आज जो हम प्रश्न देखेंगे बच्चों, इसके आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न होगा कि चादर अपरदन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां होगा। अच्छे से ध्यान से देखो, जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ उन प्रश्नों को आपको अच्छे से कॉपी पर लिखना है और अपनी नोटबुक बेहतर तरीके से तैयार करना है। यदि आप हमारे साथ में प्रश्न और साथ में उत्तर लिखते हैं तो ये मान के चलिए कि वो प्रश्न केवल आपको याद ही नहीं हो रहा है, आपकी जो शब्दावलियाँ हैं वो शब्दावलियाँ भी आपकी बहुत बेहतर तरीके से सही हो रही हैं, और जो गलतियाँ हैं, छोटी छोटी मिस्टेक हैं, वो भी आपकी सही होने लगेंगी। तो प्रश्न हमारा होगा अगला बच्चों, चादर अपरदन किसे कहते हैं। प्रश्न क्या होगा बच्चों, चादर अपरदन किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है बच्चों, चादर अपरदन किसे कहते हैं, चादर अपरदन किसे कहते हैं, ये प्रश्न होगा बच्चों हमारा। तो चादर अपरदन किसे कहते हैं, चादर अपरदन किसे कहते हैं। तो चादर अपरदन का मतलब होता है कि जब धीरे धीरे बारिश होती है, जब बारिश होती है तो जैसे मान के चलो ये धरातल है, ये मैंने कहा कि ये धरातल है, ये धरातल मतलब पृथ्वी का ये धरातल है। किसका धरातल बच्चों, पृथ्वी का ही होता है धरातल। ये धरातल है और ऊपर से तेज बौछार में बारिश हो रही है। यहाँ से तेज बौछार में मतलब यहाँ पे ये बादल हैं, यहाँ पे मैं बादल बना दे रहा हूँ, ऐसे ये बादल हैं, ऐसे ये बादल हैं, और यहाँ से क्या हो रही है, बारिश हो रही है। यहाँ से क्या हो रही है बच्चों, बारिश हो रही है। यहाँ से क्या हो रही है, बारिश हो रही है। अब ये बारिश हो रही है तो इस वर्षा के साथ में, ध्यान से सुनो, इस वर्षा के साथ में जब मिट्टी के कण घुलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इस वर्षा मतलब पानी के साथ में, जो वर्षा का पानी है उसके साथ में जब मिट्टी के कण एक स्थान से घुलकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चादर अपरदन कहते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे बच्चों, जब किसी क्षेत्र की ऊपरी मृदा, उत्तर होगा हमारा, उत्तर लिखेंगे बच्चों हम, उत्तर। जब किसी क्षेत्र की, उत्तर लिखेंगे बच्चों हम, जब किसी क्षेत्र की ऊपरी मृदा, जब किसी क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, जल के साथ बह जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, चादर अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं, चादर अपरदन कहते हैं। क्या कहलाता है बच्चों, चादर अपरदन कहते हैं। बात समझ में आ गई ना आपको। मैंने कहा कि जब बारिश हुई तो बारिश में जो मृदा है, मृदा की ऊपरी परत घुलकर एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चलेगी। जब मृदा की ऊपरी परत जल के साथ बहकर या पानी के साथ बहकर
एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, चादर अपर्दन कहते हैं। तो इतना प्रश्न आपसे बन जाना चाहिए कि चादर अपर्दन, देखो पहले हमने पढ़ा था मिट्टी अपर्दन या मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन का मतलब था कि मिट्टी का कटाव क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन कहलाता है। लेकिन उस मृदा अपर्दन के भी बहुत सारे 3-4 प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार क्या है, चादर अपर्दन। एक प्रकार क्या है विद्यार्थियों, चादर अपर्दन। और चादर अपर्दन का मतलब क्या है कि जब किसी क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, चादर अपर्दन कहते हैं। बन जाएगा विद्यार्थियों, ये प्रश्न बन जाना चाहिए, सरल प्रश्न है कि चादर अपर्दन किसे कहते हैं, जब किसी क्षेत्र की ऊपरी मृदा, कोई भी क्षेत्र है उसकी ऊपरी मृदा जल के साथ बहकर चली जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, चादर। चादर का मतलब जो ऊपर से उपजाऊ मिट्टी है वो बहकर चली जाती है, उसे हम क्या कह रहे हैं, चादर अपर्दन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं विद्यार्थियों, चादर अपर्दन कह रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत में, प्रश्न होगा भारत में सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पाई जाती है, कोई 2 विशेषताएं बताओ, 2 विशेषताएं बताओ। तो हमें कोई क्या बताना है बच्चों, 2 विशेषताएं बतानी है। क्या बतानी है, 2 विशेषताएं हमें बतानी है। भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, उसकी कोई 2 विशेषताएं बताओ। तो भारत में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है बच्चों, वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा मैंने आपको अच्छे से बताया है कि जब बाढ़ के जल से, बाढ़ का जो जल होता है उसमें जो मृदा होती है, जो उसमें मृदा होती है, तो बाढ़ के जल से छोड़े गए, बाढ़ के जल के द्वारा छोड़े गए अवसाद जिस स्थान पर छोड़ दिए जाते हैं वहाँ पर मिट्टी बनती है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक होती है खादर और दूसरी होती है बच्चों बांगर। तो यहाँ पे भारत में सबसे अधिक मिट्टी पूछ रहा है, तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होगी, जलोढ़ मिट्टी। तो हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, भारत में, भारत में सबसे अधिक, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली, पाई जाने वाली मृदा, पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा है। कौन सी मृदा पाई जाती है सबसे अधिक बच्चों, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, जिसे, जिसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर ये कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। इसकी उपजाऊ क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक खादर और एक बांगर। जो नई जलोढ़क होती है वो खादर कहलाती है, जो पुरानी जलोढ़क होती है वो बांगर कहलाती है। तो ये सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का, अगला पॉइंट लिखेंगे, जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 43.4% भाग पर, कितने बच्चों, 43 क्षेत्रफल का 43.4% भाग पर पाई जाती है। कितने पर, 43.4% भाग पर पाई जाती है। कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है, 43.4% भाग पर पाई जाती है। तो यहाँ पर आप इतनी बातें बताओगे कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी है, तो भारत में सबसे अधिक है कौन सी मिट्टी पाई जाती है,
तो सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। यह जलोढ़ मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल का 43.4%। यदि हम भारत का क्षेत्रफल 100% मान लेते हैं तो 100% में से केवल 43.4% मृदा जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है बच्चों? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि जलोढ़ मृदा की विशेषताएं। तो हेडिंग हम लोग डालेंगे जलोढ़ मृदा की विशेषताएं। जलोढ़ मृदा की विशेषताएं क्या डालेंगे बच्चों? जलोढ़ मृदा की विशेषताएं। इसकी विशेषता ये होगी कि यह मिट्टी उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। पहली विशेषता ये है कि यह मिट्टी या यह मृदा उत्तरी भारत की मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है बच्चों? जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इस मिट्टी में या इस मृदा में ह्यूमस और चूने के अंश की मात्रा अधिक होती है। किसकी बच्चों? ह्यूमस और चूने के अंश की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। किसमें? जलोढ़ मृदा में। जलोढ़ मृदा में ह्यूमस और चूने के अंश की मात्रा अधिक होती है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे यह मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होती है। यह मृदा, अगला पॉइंट, यह मृदा नदियों के बाढ़ द्वारा लाए गए अवसाद को इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्स। और अवसाद का मतलब होता है कि आप कहोगे, जैसे आपने कहा चीका, आपने कहा रेत, कंकड़, ये अवसाद होते हैं। मतलब मिट्टी का कुछ भी हो, चाहे वो चीका हो, चाहे वो चीका मतलब बहुत चिकना होता है जो महीन होता है, रेत कंकड़ हो, तो लाए गए अवसाद से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है बच्चों? बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको अच्छे से लिखना है और अच्छे से समझना भी है। कोई भी गलती नहीं करना है। ये मत सोचो कि हम केवल सर से पढ़ लेंगे, लिखेंगे नहीं। यदि आप लिखोगे नहीं तो फिर आप दोबारा रिवीजन करने में इतना टाइम दोगे क्या? नहीं दे पाओगे इतना टाइम। इसलिए आपको एक एक पॉइंट लिखते हुए चलना है। मैंने क्या बताया आपको कि यह मृदा नदियों के बाढ़ द्वारा लाए गए अवसादों से यह निर्मित होती है। कौन सी मिट्टी निर्मित होती है? जलोढ़ मृदा निर्मित होती है। अगला पॉइंट हम बता सकते हैं बच्चों, अगला पॉइंट बता सकते हैं चौथा, यह मृदा दो प्रकार की होती है। यह मृदा बच्चों दो प्रकार की होती है। एक होती है पहली ए नंबर हमने कहा बांगर, ए नंबर बांगर, और बी नंबर हमने कहा खादर। अब देखो बांगर और खादर शब्द आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बांगर और खादर आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बांगर का मतलब है कि पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। और खादर किसे बोलेंगे? नई जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। पुरानी जलोढ़ मृदा क्या होती है बच्चों? कम उपजाऊ होती है। पुरानी जलोढ़ मृदा क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। जबकि नई जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है बच्चों? अधिक उपजाऊ होती है। तो आप जलोढ़ मृदा की विशेषताएं बताओगे कि जलोढ़ मृदा की विशेषताएं क्या है? तो यह मृदा उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, एक पॉइंट।
इस मृदा में ह्यूमस और चूने के अंश की मात्रा अधिक होती है। दूसरा पॉइंट, यह मृदा नदियों के बाढ़ द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित होती है। तीसरा पॉइंट। चौथा, यह मृदा दो प्रकार की होती है, एक बांगर और एक खादर। बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ जो कम उपजाऊ होती है, खादर मतलब नई जलोढ़ जो क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है बच्चों, अधिक उपजाऊ होती है। तो आपको इस प्रश्न को आपको क्लियर करना है। पहला प्रश्न मैंने आपको बताया कि चादर अपरदन किसे कहते हैं, जब किसी क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, चादर अपरदन कहते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा है, जिसे दोमट मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल का 43 मतलब 43.4% भाग पर पाई जाती है। फिर इसके बाद विशेषताएं आपको बतानी है। तो यह मृदा भारत के उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में ह्यूमस और चूने के अंश की मात्रा अधिक होती है। यह मृदा नदियों के बाढ़ द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित होती है। यह मृदा दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। ठीक है बच्चों, अब मैं एक चित्र आपको बनाए देता हूं, उस चित्र से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मृदा है, ये मृदा कहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है। ठीक है बच्चों, चित्र आप बना लेंगे साथ में। मैं अन्य मिट्टी के बारे में भी आपको चित्र में बता दूंगा। ठीक है, यदि कभी पूछ लिया जाता है आपसे, अन्य मृदा के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो अन्य मृदा के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर जो ये क्षेत्र आपको दिख रहा है, इतना जो क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा। कौन सी बच्चों, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का मतलब होता है कि जो मरुस्थल में पाई जाती है, जो मरुस्थल में पाई जाती है वो मृदा कौन सी है, मरुस्थलीय मृदा है। वो कौन सी है बच्चों, मरुस्थलीय मृदा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर ऐसे भाग में जो मिट्टी पाई जाती है, ये मृदा पाई जाती है काली मृदा। कौन सी, काली मृदा। और आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, मैंने पिछली बार भी बताया था। काली मृदा की विशेषताएं बहुत अच्छी सी बताई थी, जिसे हम काली कपासी मृदा कहते हैं। इसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, या महाराष्ट्र या आप इसे दक्कन के पठार के क्षेत्र में आप इसे मिलता हुआ पाएंगे, काली मृदा। तो ये काली मृदा है। फिर इसके बाद बच्चों देखेंगे आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, मैं क्रॉस लगा देता हूँ सभी में। ये जो पर्वतीय क्षेत्र है बच्चों, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, इस वाले भाग में जो मृदा पाई जाती है वो कहलाती है पर्वतीय। क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत की मृदा हम क्या कहेंगे, पर्वतीय मृदा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, पर्वतीय मृदा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, पर्वतीय मृदा कहेंगे। तो ये मरुस्थलीय मृदा होगी राजस्थान में। भारत के उत्तरी भाग में जहाँ पर हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। फिर नीचे काली मृदा पाई जाती है। और इसके पास में आप बच्चों यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो भाग है, मैं डॉट डॉट लगा दे रहा हूँ, ये वाला जो भाग है और यहाँ का कुछ भाग है, यहाँ का कुछ भाग है, यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है बच्चों, वो पाई जाती है लेटेराइट मृदा। कौन सी बच्चों, लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और लेटेराइट मृदा बच्चों ये सबसे अधिक जो उपयोगी होती है, लेटेराइट मृदा जो उपयोगी होती है वह होती है आपकी मसालों की खेती के लिए या बागानी कृषि के लिए, ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। यहाँ पर भी जो मृदा पाई जाती है, ये बच्चों पाई जाती है लेटेराइट मृदा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, लेटेराइट मृदा पाई। अब इसके बीच में आप देखेंगे बच्चों, इसके बीच में आप देखेंगे एक मृदा, इसके बीच में आप ऐसे, मैं ऐसे तीर लगा दे रहा हूँ, ये जो मृदा पाई जाती है ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी बच्चों, ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। जितना भी आप देख रहे हो ये बच्चों, ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र क्या है बच्चों, ये जलोढ़ मृदा ये पाई जाती है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा। और मैंने आपको ये लिखवाया भी है कि ये कितने क्षेत्रफल पर, 43.4%। कितना बच्चों, 43.43.4% क्षेत्र पर ये कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है बच्चों, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो ये प्रमुख मिट्टियां हैं, ये प्रमुख मिट्टियां आपको याद रखना है कि पर्वतीय मृदा ऊपर है, मरुस्थलीय मृदा इस तरफ है, लेटेराइट मृदा ये है, काली मृदा ये है, जलोढ़ मृदा पूरे क्षेत्रफल बीच उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इस प्रकार की मिट्टियों का एक चित्र आप बना लीजिए और उस चित्र से आप अनुमान लगा पाएंगे कि कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जा रही है। एक अनुमान है, जो मैप होता है, ये मैप बच्चों आपको एक अनुमान देता है। अनुमान इस बात का देता है कि कौन सी चीज़ किस लोकेशन पर स्थित है। तो ये जलोढ़ मृदा का भी मैंने आपको चित्र बना दिया और पिछली जो मृदाएं थी वो भी मैंने बता दी। अब जो बच्चों इसमें से एक प्रश्न निकल के आएगा, वो निकल के आएगा अगला प्रश्न कि मरुस्थलीय मृदा किसे कहती है। मरुस्थलीय,
तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये मरुस्थलीय मृदा है बच्चों। ये मरुस्थलीय मृदा आपको कहाँ दिख रही है, आप बताओ। ये राजस्थान का क्षेत्र है, मैंने आपको राज्य सिखाए हुए हैं। कहाँ पर पाई जाती है? ये राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है बच्चों? राजस्थान में। और ये मृदा वहाँ पर विकसित होती है जहाँ पर पानी की मात्रा या वर्षा की मात्रा बहुत ही कम हो। ध्यान से सुनिए, ये मृदा वहाँ पर विकसित होती है, मरुस्थलीय मृदा वहाँ पर विकसित होती है जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है। मतलब 30 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर से कम कह लीजिए, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर से कम पानी की मात्रा होती है, वहाँ पर कौन सी मृदा विकसित होती है? मरुस्थलीय मृदा होती है। और यह मृदा राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो अगला प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये प्रश्न हमारा कौन सा था? 13 नंबर का प्रश्न था। अब 14 नंबर के प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा होगा बच्चों 14 नंबर, और प्रश्न होगा मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। प्रश्न क्या है बच्चों? मरुस्थलीय मृदा की कोई दो विशेषताएं बताइए। अब ये कह रहा कि मरुस्थलीय मृदा की कोई दो विशेषताएं बताओ। अब देखो, ये दो की बात कर रहा है, लेकिन हम आपको 4 बताएंगे। क्यों बताएंगे कि यदि 2 हमने आपको बताई और वो 2 ही आपको भूल जाती है तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन हमने 4 बताई आपको बच्चों, तो 4 में से 2 तो याद रहेंगी। तो पहले लिखेंगे, ये उत्तर लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, मरुस्थलीय मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां वर्षा की मात्रा 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है। 30 सेंटीमीटर से कम होती है। क्या होती है बच्चों? 30 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत में इसका विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? राजस्थान में पाया जाता है। भारत में इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है बच्चों? राजस्थान में पाया जाता है। अब इसकी विशेषताओं की हम बात करते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह मृदा लवणीय होती है। मरुस्थलीय मृदा कैसी होती है? लवणीय। तो यह मृदा लवणीय का मतलब होता है बच्चों कि जिसमें खारापन हो। लवणीय का मतलब क्या होता है बच्चों? खारापन। क्या होगा इसमें? सैलिनिटी होगी, मतलब खारापन। तो यह मृदा लवणीय होती है। कैसी होती है बच्चों? लवणीय होती है। तो पहला पॉइंट बताएंगे हम, लवणीय होती है। दूसरा पॉइंट, यह मृदा अनउपजाऊपन होती है। अनउपजाऊपन होती है, मतलब इसमें कोई भी फसल नहीं बो सकते हो आप, केवल ऐसी फसलें बो सकते हो जिसको पानी की आवश्यकता नहीं। और आप ये मान के चलिए कि जो मोटी फसलें होती हैं, मोटी फसलें इसमें बोई जाती हैं, जैसे ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, तो ये मोटी फसलें हैं। तो मोटी फसलों की खेती की जा सकती है क्योंकि उनको पानी की मात्रा की कम आवश्यकता होगी, होती है। अगला तीसरा पॉइंट, उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण का मतलब होता है बच्चों कि जल का गैस के रूप में बदलना। वाष्पीकरण का मतलब क्या है बच्चों? जल का गैस के रूप में बदलना। तो उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। क्या होती है बच्चों? वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। तो ये पॉइंट भी आप लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे, इसमें चौथा पॉइंट लिखेंगे कि इस मृदा में देखो उपजाऊ नहीं है, तो इसका मतलब कि इस मृदा में ह्यूमस की कमी है। ह्यूमस की कमी व नमी मतलब पानी नहीं है तो नमी बोलेंगे हम, नमी की
नमी की कमी है या कमी होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, ह्यूमस की कमी होती है और नमी की कमी होती है, मतलब पानी नहीं होगा, मतलब नमी नहीं होगी, इसमें पानी नहीं होगा, तो इसकी भी क्या होगी, कमी होगी। अब इसमें ऐसी झाड़ियाँ विकसित होंगी जो कटीली होंगी, इसमें ऐसी झाड़ियाँ विकसित होंगी जो कटीली होंगी, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है तो कहीं पत्तों से जो पौधों में पानी है वो सूख न जाए, इसलिए पत्ते कांटों का रूप धारण कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इस मृदा की में कटीली झाड़ियाँ विकसित होती हैं। क्या कहेंगे बच्चों, पांचवा पॉइंट, इस मृदा में कटीली झाड़ियाँ विकसित होती हैं, इस मृदा में बच्चों कटीली झाड़ियाँ विकसित होती हैं। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा था आपसे कि मरुस्थलीय मृदा की कोई दो विशेषताएं बताइए, तो हमने मरुस्थलीय मृदा के बारे में बताया और साथ में हमने उसकी विशेषताएं भी बताई। क्या बताया, मरुस्थलीय मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां वर्षा की मात्रा 30 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत में इसका विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। यह मृदा लवणीय होती है, मतलब खारापन इसमें अधिक होता है। यह मृदा अनुपजाऊपन होती है, मतलब ह्यूमस की और नमी की इसमें कमी होती है। उच्च तापमान के कारण बाष्पीकरण की दर अधिक होती है और इस मृदा में ह्यूमस की कमी व नमी की कमी होती है। इस मृदा में कटीली झाड़ियाँ विकसित होती हैं। कटीली मतलब जिसमें कांटे होते हैं, जैसे कैक्टस हुआ, बेर हुआ, बबूल हुआ। तो ये झाड़ियाँ कहाँ पर विकसित होंगी, मरुस्थल में, क्योंकि इसमें पानी की अत्यधिक आवश्यकता नहीं है, इसमें पत्ते नहीं होंगे, पत्ते कांटों का रूप धारण कर लेंगे, तो यहाँ पर एक कटीली झाड़ियाँ क्या होंगी बच्चों, विकसित होंगी। क्या होंगी, विकसित होंगी। तो ये प्रश्न अब आपसे बन जाना चाहिए कि मरुस्थलीय मृदा की कोई दो विशेषताएं बताइए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है। ये मरुस्थलीय मृदा देखो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र है राजस्थान वाला, और यहीं पर कटीली झाड़ियाँ, और ये रेतीली टाइप की पाई जाती है। रेतीली मतलब केवल रेत मिलेगी आपको, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलो अगले प्रश्न हमारे दो और रह गए हैं, तो दो प्रश्नों की और हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 15। क्वेश्चन नंबर होगा बच्चों 15। क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन क्या है। एजेंडा 21 या इसी को बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन। प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन बताइए या एजेंडा 21 बताइए। पृथ्वी सम्मेलन क्या है, एजेंडा 21 या पृथ्वी सम्मेलन क्या है। तो ध्यान से सुनो, सतत पर्यावरणीय विकास के लिए 1992 में ब्राजील का एक शहर होगा, जिसे हम कहते हैं रियो डी जनेरियो। ध्यान से सुनो, 1992 में ब्राजील के एक शहर रियो डी जनेरियो में पर्यावरण से संबंधित एक घोषणा पत्र लाया गया था। जिसे हम क्या कहते हैं, एजेंडा 21 कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एजेंडा 21 कहते हैं या पृथ्वी सम्मेलन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों, एजेंडा 21 कह रहे हैं या पृथ्वी सम्मेलन कह रहे हैं। फिर से ध्यान से सुनो कि एजेंडा 21 का मतलब क्या है। एजेंडा 21 का मतलब है कि एक घोषणा पत्र है। क्या है बच्चों, यह एक घोषणा पत्र है। क्या है, यह घोषणा पत्र है जो कब लाया गया था, ये लाया गया था 1992 में। कब लाया गया था, 1992 में। कहाँ लाया गया था, तो ब्राजील में एक शहर होगा। क्या होगा बच्चों, ब्राजील के शहर, और ब्राजील का एक शहर होगा जिसे हम किस नाम से जानते हैं, रियो डी जेनेरियो। किस नाम से जानते हैं बच्चों, रियो डी जनेरियो के नाम से जानते हैं। तो ब्राजील का एक शहर होगा रियो डी जनेरियो। यहाँ पर एक घोषणा पत्र लेकर आए थे, यहाँ पर एक बैठक चली थी और उस बैठक में एक घोषणा पत्र लेके आए थे। उसी घोषणा पत्र को, इसमें घोषणा पत्र जो लेके आए थे, उसी घोषणा पत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उसी घोषणा पत्र को हम कहते हैं एजेंडा 21। क्या कहते हैं, एजेंडा 21 कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एजेंडा 21 कहते हैं। और यह जो था बच्चों, ये जो सतत पोषणीय विकास से संबंधित था। मतलब इसमें यह कहा गया कि आप संसाधनों का विकास करो। मैंने आपको सतत पोषणीय विकास बहुत अच्छे से समझाया है। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि आप संसाधनों का उपयोग करो, पर्यावरण का उपयोग करो, सारी चीजें जो कुछ भी करना है आप विकास करते रहो, लेकिन पर्यावरण को आप ध्यान में रखो। तो सतत पोषणीय विकास से संबंधित एक घोषणा पत्र लाया गया
ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में जो बैठक चल रही थी पृथ्वी सम्मेलन की, उसे पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। उसी में जो घोषणा पत्र लेके आए थे 1992 में, उसे हम क्या कह रहे हैं, एजेंडा 21 कह रहे हैं। तो इसे हम उत्तर लिख लेते हैं। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखेंगे। उत्तर लिखेंगे बच्चों, यह एक घोषणा पत्र है, यह एक घोषणा पत्र है, यह एक घोषणा पत्र है जिसे 1992 के 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो ब्राजील के ब्राजील के शहर जोड़ लो आप, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में लाया गया था। रियो डी जेनेरियो में लाया गया था। एक पॉइंट आप ये बताएंगे, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, यह एक घोषणा पत्र है जिसे 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में लाया गया था। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के द्वारा स्वीकृत किया गया था। क्या कह रहा कि इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। अगला तीसरा पॉइंट देखेंगे बच्चों, तीसरा पॉइंट होगा, इसका उद्देश्य सतत पोषणीय विकास। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। इसका उद्देश्य सतत पोषणीय विकास जो होता है बच्चों, कि आप संसाधनों का उपयोग करिए, ठीक है, उद्योग लगाइए, जो कुछ भी करना है आप करिए, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखिए। पर्यावरण को क्षति होने से बचाना था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को क्षति होने से बचाना था, अर्थात ये कह सकते हैं कि सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। तो इसका उद्देश्य सतत पोषणीय विकास को हासिल करना था। देखो ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बताया कि एजेंडा 21 क्या है। ये प्रश्न आपसे बनेगा, और प्रश्न बनेगा तो आपसे बन जाना चाहिए कि यह एक घोषणा पत्र है जिसे 1992 की ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में लाया गया था। इस बैठक को हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दे दी थी, या विकास सम्मेलन आप बोल सकते हो। तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया, और इसका उद्देश्य क्या था बच्चों, सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। क्या था बच्चों, सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। अब आपसे बन जाना चाहिए प्रश्न, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 15 हो गए, अब 16वां प्रश्न हम बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर छोटा है कि मृदा या भूमि निम्नीकरण से क्या आशा है। क्वेश्चन है, मृदा या भूमि निम्नीकरण से क्या आशा है। प्रश्न ये कह रहा कि मृदा या भूमि निम्नीकरण, निम्नीकरण का मतलब होता है बच्चों कि जिसकी गुणवत्ता में कमी आ गई हो। निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी प्रश्न होता है, हर प्रश्न की एक की पॉइंट होता है, मतलब उसमें जो आपका जो आंसर है वो पूरी तरह से निकाल के रख देगा। जैसे यहाँ पे शब्द कह रहा है कि मृदा, मृदा आप जानते हो, मृदा या भूमि आप जानते हो, मिट्टी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मिट्टी की बात कर रहा है। मृदा या भूमि की आप बात करोगे तो ये मिट्टी की बात कर रहा है। और निम्नीकरण का मतलब होगा कि गुणवत्ता में कमी। क्या होगा बच्चों,
गुणवत्ता में कमी। भाई आप बताओ, आपको आंसर मिल गया। मृदा या भूमि निम्नीकरण का मतलब होगा कि मिट्टी की गुणवत्ता में आने वाली कमी, मिट्टी की गुणवत्ता में आने वाली कमी क्या कहलाती है? मृदा या भूमि निम्नीकरण कहलाती है। तो मिट्टी की गुणवत्ता में होने वाली, हम क्या लिखेंगे उत्तर यहां पे बच्चों? मिट्टी की गुणवत्ता में होने वाली कमी, मिट्टी की गुणवत्ता में होने वाली कमी को मृदा निम्नीकरण या भूमि निम्नीकरण कह सकते हैं। कमी को मृदा निम्नीकरण या भूमि निम्नीकरण कहते हैं। बताओ बच्चों, बन जाएगा ये प्रश्न कि मिट्टी की गुणवत्ता में होने वाली कमी को मृदा निम्नीकरण या भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो ये प्रश्न अब आपसे बहुत अच्छे तरीके से बन जाना चाहिए, मृदा या भूमि। और आज आप देख रहे हो इसके कारण क्या है? कई कारण है। आप रसायन का उपयोग कर रहे हो, खेतों में आप रासायनिक चीज़ें मिलाते हो, और फिर इसके बाद उद्योगों से जो भी कचरा निकलता है वो भी जाके मिट्टी में मिला देते हो। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे मृदा की क्वालिटी लगातार कम होती जा रही है। और मृदा की क्वालिटी, जैसे एक अपर्दन भी है, मिट्टी का कटाव जो होता है, जिसमें चादर अपर्दन आपने पढ़ा है। चादर अपर्दन मिट्टी की ऊपरी परत को काटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? मिट्टी की गुणवत्ता की कमी कर रही हैं, मिट्टी की गुणवत्ता में क्या ला रही हैं? कमी ला रही हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मृदा निम्नीकरण या भूमि निम्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मृदा निम्नीकरण या भूमि निम्नीकरण कहते हैं। अब बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। हम अंतिम प्रश्न और देखेंगे। ये प्रश्न आपका कौन सा होगा? 17वें नंबर का प्रश्न होगा। प्रश्न देखो क्या कह रहा? राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? मतलब जिन पर राष्ट्र का अधिकार हो। मतलब राष्ट्रीय संसाधन का मतलब क्या हुआ? जिसका अधिकार केवल राष्ट्र के पास हो, जिसका अधिकार, जिस पर अधिकार राष्ट्र के पास हो। तो हम यहां पे उत्तर लिखेंगे। उत्तर हम क्या लिखेंगे बच्चों? कि ऐसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका अधिकार किसी राष्ट्र या किसी देश के पास होता है। जिनका अधिकार किसी राष्ट्र या किसी देश के पास होता है। देश के पास होता है। जिनका अधिकार किसी राष्ट्र या किसी देश के पास होता है। देश के पास होता है। जैसे मैंने कहा सरकारी जमीन, जैसे मैंने कहा सरकारी जमीन। अब बताओ सरकारी जमीन जो होगी उस पर अधिकार किसका होगा? उस पर अधिकार किसका होगा? किसी राष्ट्र का होगा। तो सरकारी जमीन। मैंने कहा रेल। अब बताओ रेल पर अधिकार किसका है? रेल पर अधिकार है। रेल पर अधिकार किसका है भाई? राष्ट्र का है, उस देश का होगा। मैंने कहा हवाई जहाज। हवाई जहाज। मैंने कहा सड़क आदि। तो इन पर अधिकार किसका है? इन पर जो अधिकार होगा बच्चों वो किसका अधिकार होगा? वो राष्ट्र का होता है। किसका अधिकार होगा? वो राष्ट्र का अधिकार होगा। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि ऐसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका अधिकार किसी राष्ट्र या किसी देश के पास होता है। जिनका अधिकार किसी राष्ट्र या किसी देश के पास होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों? उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कह रहे हैं। उसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों? राष्ट्रीय संसाधन कह रहे हैं। तो बताओ बच्चों, अब ये प्रश्न आपसे बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? मैं एक बार फिर से बता देता हूं। मैंने कौन कौन से प्रश्न बताए हैं। सबसे पहला प्रश्न चादर अपर्दन बताया,
कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो जब जल के साथ बह जाती है उसे चादर अपादन। बेटो दूसरा क्या है दूसरा क्या है बच्चों, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसकी विशेषताएं मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दी है। इसके बाद मैंने और भी मिट्टी बताई है। मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विशेषताएं, तो ये प्रश्न भी आपका तैयार हो जाना चाहिए। एजेंडा 21 क्या है, ये भी प्रश्न मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, तो ये भी बन जाना चाहिए। मृदा या भूमि निम्नीकरण, मतलब भूमि की गुणवत्ता में होने वाली कमी मृदा निम्नीकरण कहलाती है। और राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अब बताइए आपके कोई डाउट हो तो आप बताइए, हम उन डाउट को लेते हैं और आपके डाउट क्लियर करते हैं। बताओ जल्दी, आपसे ये प्रश्न बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? पेन ड्राइव रखी थी वो। अरे 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 नीचे गया आज इसी तो। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लिए यहीं पर हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।